नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, रात के 10 बज चुके हैं और 10 बजे रोजाना आपके समक्ष मैं प्रस्तुत करता हूं उत्तराखंड खजाना क्लास, जिसमें मैं आपको उत्तराखंड से रिलेटेड 40 क्वेश्चन का टेस्ट कराता हूं। अभी मैंने शाम एक वीडियो अपलोड की थी जो आपकी आगामी परीक्षाओं से संबंधित थी। उसमें आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम कब होना है और आपका कुछ जैसे रिजल्ट कब आएंगे, जैसे बंदरों का रिजल्ट कब आएगा, और आपका जो पेंडिंग में पड़े हुए कुछ जैसे कार्यक्रम है कि वन रक्षक का फिजिकल कब होना है, एसआई का फिजिकल कब होगा, कांस्टेबल का एग्ज़ाम कब होगा, वन दरोगा का रिजल्ट कब आएगा। तो मैंने सारी जानकारी दी है, उस वीडियो को आप जरूर देख लें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और एक बात उनके लिए कहना चाहूँगा, बहुत से स्टूडेंट हमारे ऐसे होंगे जिन्होंने अब वो न्यूज़ को देखेंगे और वो अपनी तैयारी को एक तरह से छोड़ देंगे कि अभी तो एग्ज़ाम जो आपका फॉरेस्ट गार्ड का है कि हमारा तो एग्ज़ाम सितंबर या अक्टूबर में होगा। तो सबसे बड़ी गलती ऐसे स्टूडेंट करते हैं। रेगुलरिटी सबसे बड़ी चीज़ होती है। आप रोज़ाना अगर 20 मिनट में ही अपने आप को देंगे पढ़ाई की तो दीजिएगा। ऐसा नहीं कीजिएगा कि हम एग्ज़ाम से चंद दिन पहले पढ़ेंगे कि भाई एग्ज़ाम आ गया तो अपना 20 दिन पहले पढ़ लीजिएगा। ऐसा करने से कभी सिलेक्शन नहीं होने वाला। रेगुलरिटी बनाए रखिएगा। ये तो आपके लिए एक प्रकार से बोनस पॉइंट हुआ कि आपको और अधिक समय मिला, आप और अधिक अपने आप को निखार सकते हैं। जो आपके टॉपिक रह गए थे उनको आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। कुछ अच्छे से और चीज़ें जैसे हिंदी हुई या अन्य सब्जेक्ट हैं, वहाँ आप और अच्छे से इकट्ठा कर सकते हैं मटेरियल जो आपका रह गया हो। तो ये तो आपके लिए एक प्रकार से बेनिफिट हुआ कि आपको 2-3 माह और मिले अच्छे तरीके से पढ़ने के लिए। और इस वीडियो को भी आपको रोज़ाना देखना है, रोज़ाना अपना रिविजन करना है, तभी एक उम्मीद रखिएगा सिलेक्शन की। क्योंकि 800 अगर वैकेंसी है तो 2 लाख आप उम्मीदवार खड़े हैं इस लाइन में। तो सिलेक्शन उसी का होगा जो रेगुलरिटी से पढ़ेगा। ऐसा नहीं कि समय आया एग्जाम का तो अपना चंद दिनों के लिए पढ़ लिए। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। क्वेश्चन नंबर 1 है, वर्ष 1966 में सुमेरु संग्रहालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो बच्चों स्थापना की गई थी मदन चंद भट्ट के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, बेगुल बांध कहाँ पर स्थित है? तो बेगुल बांध की हम बात करें तो ये हमारा सितारगंज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, सितारगंज में स्थित है बेगुल बांध। क्वेश्चन नंबर 3 है, टोन्स घाटी में किस स्थान पर एशिया का सबसे ऊंचा चीड़ वृक्ष खड़ा था जो वर्ष 2007 के तूफान में गिर पड़ा? तो ये था बच्चों आपका किरोली स्थान पे। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, बिनसर महादेव मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो बिनसर महादेव मंदिर पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हमारा सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन अगर हम बात करें कि बिनसर वन्यजीव विहार कहाँ पे है, तो अगर हम बात करें बिनसर वन्यजीव विहार, पहले तो एक ट्रिक बताता हूँ आपको। 3 चीज़ आपको याद रखनी है। आपको याद रखनी है असोबी एक ट्रिक, असोबी। असोबी आपको एक ट्रिक याद कर लेनी है। थोड़ा सा स्क्रीन रिकॉर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम है। एक आपको ट्रिक याद करके चलनी है, असोबी। असोबी, असोबी की हम बात करें तो देखिएगा ऐसा आपका आता अस्कोट वन्यजीव विहार, स्थापना 1986। और अस्कोट आपका कहाँ पर आएगा? पिथौरागढ़ में। सो से आपका आएगा सोना नदी वन्यजीव विहार, वर्ष 1987 में, ये आपका पौड़ी गढ़वाल। बी से आपका आएगा विंसर, विंसर वन्यजीव विहार आपका अल्मोड़ा में है और इसकी स्थापना हुई थी 1988 में। तो 86, 87, 88 अशोभी ट्रिक है, बहुत अच्छी ट्रिक है, इसको आप याद कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, नारायण सिंह थापा की पहली वृत्त चित्र का नाम बताइए। जो इनका पहला वृत्त चित्र था उसका नाम क्या है? तो वो है बच्चों मित्रता की यात्रा। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हमारा बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, कमलेंदु मती शाह को किस वर्ष पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया? तो नहीं किया गया था 1958 में। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हमारा ये हो जाएगा, कमलेंदु मती शाह को जो पद्म भूषण मिला था वह 1958 में मिला था। इसके बाद ही अगर हम बात करें तो राज्य की प्रथम महिला सांसद होने का भी गौरव इन्हीं को प्राप्त है और ये टिहरी गढ़वाल से आपके सांसद रह चुकी हैं। इसके बाद हम बात करें कि जब हमारा उत्तराखंड बना था उसके बाद सबसे पहले महिला सांसद कौन बनी थी? तो वे राजमाता लक्ष्मी थी जो आपकी टिहरी गढ़वाल से बनी थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, अलविदा कुमाऊं, जो कि कुमाऊं की गोरखों से वापसी जब हुई थी, अंग्रेजों ने गोरखों को कुमाऊं से भगाया था, तो उसके ऊपर लिखी पुस्तक थी अलविदा कुमाऊं, जिसको लिखा था प्रोफेसर एल वर्मा ने। ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में बन चुका है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 8 है, टिहरी रियासत में पौनी टूटी किस प्रकार का कर था? तो बच्चों पौनी टूटी जो कर था वह आयात निर्यात से संबंधित कर था। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारा डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 9 है छोटे छोटे पंछी और कागज की नाव रचना किसकी है? तो ये रचना है बच्चों हमारा सलीश मटियानी जी की। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हमारा ये हो जाएगा। और भी इनकी कई सारी रचना है, जैसे हम बात करें तो चील इनकी बड़ी एक फेमस रचना आ जाती है, और चंद औरतों का शहर भी इनकी एक महत्वपूर्ण रचना आ जाती है। तो सलीश मटियानी इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 9 का। क्वेश्चन नंबर 10 है सुमाली गाड़ किसकी सहायक नदी है? तो जो नदी है कोसी नदी की। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हमारा हो जाएगा कोसी नदी की सहायक नदी है सुमाली गाड़ नदी। क्वेश्चन नंबर 11 राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से चौथा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो ऐसे क्वेश्चन तो अगर हम बात करें, मैं आपको कई बार एग्जाम में भी बता चुका हूँ। मैंने आपको क्षेत्रफल वाले भी बताया था, और अगर हम बात करें जनसंख्या के अगर आएगा तो आपका 4वें नंबर पर आएगा नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। नैनीताल जनसंख्या के मामले में 4वें नंबर पे आता है, और क्षेत्रफल के मामले में 4वें नंबर पे आता है बच्चों हमारा पौड़ी गढ़वाल। क्षेत्रफल में आएगा 4वें क्रम में तो पौड़ी गढ़वाल, और जनसंख्या में आएगा तो हमारा आता है नैनीताल। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 12 है जाख मेला कहाँ लगता है? तो जाख मेला लगता है आपका गुप्त काशी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, जाख मेला गुप्त काशी में लगता है। क्वेश्चन नंबर 13 है सजवाड़ जाति से संबंधित गढ़ था। तो ये गढ़ था हमारा कोयलीगढ़। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हमारा डी हो जाएगा। सजवाड़ जाति से संबंधित गढ़ कौन सा था? कोयलीगढ़। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14 मान शाह किसके पुत्र थे? तो बच्चों मान शाह की हम बात करें तो यहाँ बलभद्र शाह जी के पुत्र थे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब बलभद्र शाह जी के बारे में थोड़ा सा आपको बता दूं, पवार वंश के 43वें राजा थे। उसके बाद हम बात करें तो इन्हें बलराम और बलराम भी कहा गया है, बहादुर भी कहा गया है, और इन्हें एक प्रकार से बलभद्र पाल भी कहा जाता था। पहले ऐसे राजा थे पवार वंश के जिन्होंने शाह की उपाधि लगाई थी। कुछ व्यक्ति कहते हैं इनसे पहले कल्याण शाह भी उपाधि लगा चुके हैं, लेकिन उनके बाद सीरियल नहीं मिलता। लेकिन अगर आप बलभद्र शाह के बाद देखेंगे तो क्रम बाई क्रम आपको मिलेगा देखने को। उसके बाद ही हम बात करें तो इन्हें शाह की उपाधि दी थी बहलोल लोधी ने, और भक्त दर्शन के अनुसार इनको जो शाह की उपाधि दी थी औरंगजेब ने। लेकिन अभी तक एग्जाम में मालूम किया गया तो वो अधिकांश बहलोल लोधी को ही सही किया है हर बार। उसके बाद हम बात करें तो पहले ऐसे राजा थे बलभद्र शाह जिन्होंने राजदूत भेजने की प्रथा का प्रारंभ किया था, और सबसे पहले इन्होंने जो राजदूत भेजा था वह अकबर के दरबार में भेजा था। उसके बाद हम बात करें तो इनके समकालीन जो चंद राजा थे वह रुद्रचंद थे, और इनके समकालीन जो मुगल राजा थे वो अकबर थे। इसके बाद हम बात करें बलभद्र शाह के बारे में तो इन्होंने एक बड़ा महत्वपूर्ण युद्ध लड़ा था जिसका नाम था बधाड़गढ़ का युद्ध। बधाड़गढ़ का युद्ध, या इसको हम ग्वालदम का युद्ध भी बोलते हैं। बधाड़गढ़ या ग्वालदम का युद्ध कहा जाता है। जो इसका सन में भी डाउट है। बधाड़गढ़ के युद्ध में 1881 कहते हैं एटकिंसन महोदय, और सॉरी 1581 बोलते हैं एटकिंसन महोदय, और 1591 बोलते हैं शिव प्रसाद डबराल जी। बाकी महत्वपूर्ण यही है। बधाड़गढ़ का युद्ध किस में हुआ था? रुद्रचंद और बलभद्र शाह में। रुद्रचंद के जो सेनापति पुरुषोत्तम पंत थे वो इस युद्ध में हार गए थे, और इस युद्ध में जो अगर हम बात करें विजय बलभद्र शाह हुए थे। उसके बाद हम बात करें तो ढाढरी शिलालेख का संबंध बलभद्र शाह से है, और बल व युद्ध प्रेता राजा भी ने कहा गया है। और आपको ये बताना है चंद्रवंश में किसको युद्ध प्रेता राजा कहा जाता है। क्वेश्चन 15 है गोरखा शासन में वह कौन सा कर था जिससे सैनिकों को वेतन दिया जाता था? तो ये था बच्चों आपका पुंगाड़ी कर। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा भी हो जाएगा। पुंगाड़ी कर से गोरखे जो थे इनके सैनिकों को कर दिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 16 टिहरी रियासत का पहला भूमि बंदोबस्त कब हुआ था? तो बच्चों हुआ था 1823 में, और ये हुआ था आपका सुदर्शन शाह जी के समय। तो क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। सुदर्शन शाह जी की अगर मैं बात करूँ तो देखिएगा टिहरी रियासत के जो प्रथम राजा थे वह सुदर्शन शाह जी थे। इनका जो राज तिलक किया था वह राजगुरु नोटियाल जी ने किया था, ये आपको याद करके चलना है। इसके बाद में बात करूँ तो इनके समय में 1820 में सुदर्शन शाह जी के समय 1820 में एक ब्रिटिश पर्यटक आए थे मोर क्राफ्ट। इन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं। बाकी जब हम पवार वंश पढ़ाएंगे तो सारी चीज़ें लिखा देंगे, लिखाने को तो 2-3 पेज सुदर्शन शाह जी से ही संबंधित है। क्वेश्चन 17 रामडोला का मेला कहाँ लगता है? तो रामडोला का मेला आपका खटीमा क्षेत्र में लगेगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर हमारा हो जाएगा। रामडोला का मेला खटीमा में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्न में से प्रथम बद्री के नाम से किसे जाना गया है? तो प्रथम बद्री के नाम से आपका जाना जाता है ब्रज बद्री को। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा भी हो जाएगा। ब्रज बद्री को आदि बद्री
सॉरी बृहद बद्री को प्रथम बद्री के नाम से जाना गया। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 19 है, किनके द्वारा 1918 में देहरादून में होम रूल लीग की शाखा स्थापित की गई थी। ये क्वेश्चन आपका आ चुका है सचिवालय रक्षक में कि देहरादून होम रूल लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो 1918 में हुई थी और स्वामी विचारानंद जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन 19 का आंसर हमारा ए हो जाएगा। क्वेश्चन 20 है, हरिया पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो जो हरिया पर्वत हमारा अल्मोड़ा में स्थित है। क्वेश्चन 20 का आंसर हमारा ए हो जाएगा, हरिया पर्वत अल्मोड़ा में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21 है, चंद्रोली नामक आभूषण कहाँ पर पहना जाता है। तो चंद्रोली आभूषण गले में पहना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर हमारा सी हो जाएगा, चंद्रोली आभूषण गले में पहना जाने वाला आभूषण है। क्वेश्चन नंबर 22 है, सामाजिक विषय पर आधारित तिमली लोकगीत किस जनजाति का है। तो तिमली आपने सुना होगा और तुबैरा भी सुना होगा, बाजू भी सुना होगा। तो मुख्यतः गीत है बच्चों हमारा भोटिया जनजाति के। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, भोटिया जनजाति। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्न में से पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। तो इसमें से कौन सी स्थान है। आपका कटको नोला भी है, हंसेश्वर मठ भी है, जाह्नवी नोला भी है। ये सारे ही आपके जो प्लेस हैं ये आपके पड़ते हैं पिथौरागढ़ में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, नंदा राजजात यात्रा में कितने किलोमीटर की यात्रा तय की जाती है। देखिएगा नंदा राजजात जो यात्रा है उसका एक बहुत अच्छे तरीके से मैंने विस्तार पूर्वक बताया है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थोड़ी सी एक उसमें वहाँ पे मिस्टेक हो गई थी, अंतिम जो पड़ाव है नंदा देवी राजजात यात्रा का वो मैंने हेमकुंड लिखा था, वो हेमकुंड ना के होमकुंड है। बस इतना सा चेंज आपको कर लेना, बाकी बहुत ज़बरदस्त तरीके से आप एक बार उसको पढ़ेंगे तो कभी उसको भूलेंगे नहीं, याद रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों आपका 280 किलोमीटर की कुल आपकी नंदा राजजात यात्रा होती है जो 12 वर्षों में आयोजित की जाती है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन 25 है, जौनसारी लोगों द्वारा पहने जाने वाला ऊनी पजामा जो होता है उसको क्या कहा जाता है। तो इससे कहा जाता है झंगोली। क्वेश्चन 25 का आंसर हमारा डी हो जाएगा, झंगोली कहा जाता है ऊनी पजामे को जो जौनसारी लोग पहनते हैं। क्वेश्चन 26 है, राज्य में आयुर्वेद की स्थापना कब की गई। तो इस स्थापना की गई थी वर्ष 2009 में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। भारत का पहला पंजीकृत स्कूल कौन सा है। तो ये है आपका दून स्कूल। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। दून स्कूल की स्थापना सतीश रंजन दास जी ने वर्ष 1935 में की थी। क्वेश्चन नंबर 28 है, उठो उठो गढ़वालियों किसकी कविता है। तो ये तो बहुत बार एग्जाम में बन चुका है, सत्य नारायण रतोड़ी जी की रचना है उठो गढ़वालियों। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, पीताम्बर दत्त बड़दवाल जी का संबंध किस जिले से है। तो इनका संबंध है बच्चों पौड़ी गढ़वाल से। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, राज्य में केंद्र द्वारा नमामि गंगे अभियान की शुरुआत कब की गई। तो इसकी शुरुआत की गई थी 7 जुलाई 2016 को। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, बिपिन चंद्र जोशी जो कि राज्य के पहले थल सेना अध्यक्ष रहे हैं राज्य से। तो इनका जो कार्यकाल रहा था वह 1993 से 94 रहा था। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 32 है, राज्य खेल पुरस्कार जो है और वर्तमान में इसको कहा जाता है देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार। तो उत्तराखंड खेल रत्न पुरस्कार के नाम के आगे देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार किस वर्ष जोड़ा गया। तो बच्चों ये जोड़ा गया था 2015 में। क्वेश्चन 32 का आंसर हमारा हो जाएगा बी। और इन पुरस्कारों की शुरुआत कब हुई थी। तो बच्चों इन पुरस्कारों की शुरुआत हुई थी 2013 में और देवभूमि नाम कब जोड़ दिया गया 2015 में। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस पवार शासक को गढ़वाल का अशोक एवं कृष्ण कहा गया है। तो ये कहा गया है पवार वंश के 37वें राजा अजय पाल जी को। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। अजय पाल जी ने ही 52 गढ़ों को जीतकर अखंड गढ़वाल की स्थापना की थी। गढ़वाल का अशोक इन्हें कहा गया है, कृष्ण भी इन्हें कहा गया है और बहुत सारे इनके नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 34 है, पासपोर्ट। ये देखिएगा हिंदी का क्वेश्चन यहाँ पर आ गया, लेकिन ये आपका एग्जाम था फॉरेस्ट गार्ड का। फॉरेस्ट गार्ड का एग्जाम बना था कि पासपोर्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं। तो इसे कहा जाता है पारपत्र। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 35 है, कीर्तिपुर किसका प्राचीन नाम है। तो देखिएगा कीर्तिपुर की हम बात करें तो यह है इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो जोशीमठ का प्राचीन नाम है। बाकी कीर्तिपुर नाम जसपुर का भी देखने को मिलता है। कीर्ति चंद ने यहाँ पर चौकी स्थापित की थी जसपुर में और उसको कीर्तिपुर नाम दिया था। बाकी इसके अकॉर्डिंग हम जोशीमठ इसका आंसर सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 36 है हमारा 36, रामताल गार्डन कहाँ पर स्थित है। तो जो रामताल गार्डन की हम बात करें तो ये हमारा देहरादून में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही है। बाकी हम बात करें तो फन वैली आपको देहरादून में मिलेगा। सर्वाधिक साक्षरता वाला जो जिला है वह देहरादून है।
सर्वाधिक महिला साक्षरता भी आपको देहरादून में मिलेगी। इसके साथ ही साथ एक मंदिर है यहाँ पे, इस्कॉन मंदिर आपको देहरादून में मिल जाएगा देखने को। इसके साथ ही इंदिरा मार्केट आपको देहरादून में देखने को मिलेगी। देहरादून घंटाघर का आपने नाम सुना होगा, जिसका प्राचीन नाम था बलबीर सिंह टावर। ये आपको याद करना है कि देहरादून जो घंटाघर है उसका प्राचीन नाम क्या था, बलबीर सिंह टावर था। इसके बाद अगर हम बात करें, देखिएगा देहरादून द्रोण घाटी में स्थित है और ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पर पहले असुरों का निवास था। उसके साथ ही अगर हम बात करें तो यहाँ पर गुरु रामराय जी आए थे और गुरु रामराय जी ने इस जगह पर एक गुरुद्वारे की स्थापना की थी, जो आपका कहलाता है झंडा दरबार के नाम से, जिसे हम जानते हैं। क्वेश्चन आता है बहुत बार एग्जाम में कि झंडा दरबार कहाँ पे स्थित है, तो देहरादून में स्थित है, जिसे गुरु रामराज जी के द्वारा बनवाया गया था। क्वेश्चन नंबर 37 है, एबट पर्वत कहाँ पर स्थित है। तो अगर हम एबट पर्वत की बात करें तो ये हमारा चंपावत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर हमारा बी हो जाएगा, एबट पर्वत हमारा चंपावत में स्थित है, ऑप्शन बी सही है। चंपावत की हम बात करें तो देखिएगा सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में आपको चंपावत ही देखने को मिलेगा। चंपावत में अगर हम बात करें तो आपको पूर्णागिरि तीर्थ या पूर्णागिरि जो पीठ है वह चंपावत में देखने को मिलेगी। मीठा रीठा साहेब चंपावत में है। उसी के साथ साथ हम बात करें तो मायावती आश्रम चंपावत में है और हिडिंबा पर्वत आपको हिडिंबा आश्रम और हिडिंबा आपका जो मंदिर है वो आपको चंपावत में मिलेगा। हिडिंबा पर्वत आपको नैनीताल में देखने को मिल जाएगा। उसके साथ साथ झिलमिल ताल भी आपको चंपावत में मिलेगा। बालेश्वर मंदिर भी आपको चंपावत में मिलेगा। क्रांतेश्वर पर्वत भी आपको चंपावत में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 38 और आज का अंतिम क्वेश्चन है, नैनीताल राजभवन किस शैली में स्थित है। तो नैनीताल राजभवन आपका यूरोपीय शैली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हमारा भी हो जाएगा। और नैनीताल राजभवन मतलब जहाँ पर आज हमारा वर्तमान में हाई कोर्ट चलता है, जिस राजभवन में, उसी राजभवन की बात चल रही है। और इस राजभवन को 1897 में बनाना प्रारंभ किया गया था और प्रथम राज्यपाल इस राजभवन में बैठने वाली सरोजिनी नायडू जी थी। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे कल फिर नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए धन्यवाद।